हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी फिजिक्स की जो आपका चैप्टर 1 है वो आपको हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है आपके अरिहंत की बुक के हिसाब से, और जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से है उसके हिसाब से आपका जो गॉस परमीय वाला पार्ट होता है, यानी पहला पार्ट आपका जो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित होता है। तीव्रता वाला जो मतलब कह सकते हैं पोर्शन है, यानी कि अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और बिंदु आवेशीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी आपके जो हैं कह सकते हैं इंड हो गए हैं। और इसके बाद जो आपका गॉस की परमीय वाला आता है, गॉस की परमीय वाला यहाँ से शुरू होगा। कह सकते हैं एक ये आपका न्यू चैप्टर भी हो सकता है किसी किसी बुक्स में, जैसे कि अरिहंत के बुक्स में न्यू चैप्टर से स्टार्टिंग है। एंड जबकि एनसीईआरटी में है ये सेकंड पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर का, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही ये इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो सबसे आज देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे आज क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? एरिया वेक्टर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। स्टूडेंट्स, हेडिंग की आप लोग इंग्लिश जानते हुए चलिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप जानना चाहिए। ठीक है, तो क्या है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं कि इसको जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही छोटा है, बट आपको जो कह सकते हैं आपको समझने में परेशानी कर सकते हैं, खड़ा कर सकता है। एक चीज़ है, अगर आप गॉस के परिमेयों को अच्छे से समझना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप गॉस के परिमेयों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल सदिश वेक्टर जो है ये एक सदिश है, देख सकते हैं वेक्टर है, ये एक सदिश है। तो क्या है, इसमें एक सदिश होगा, यानी इसमें दिशा होगी। सदिश क्या होता है? वह राशि जिसमें कह सकते हैं हम दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंक्लूड होती है आपकी, वह राशि सदिश राशि कहलाती है। और ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश है यानी एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए हम इस डायग्राम के माध्यम से जो कह सकते हैं डायग्राम के थ्रू समझने का जो है ट्राई करते हैं कि कैसे आप जो है क्षेत्रफल सदिश को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले हम एक बार एक नज़र अपने डिफिनेशन पर देख लेते हैं। क्या है कि किसी समतलीय, तो ये क्या है, समतलीय पृष्ठ है। क्या है? किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये इस समतलीय पृष्ठ का ये जो अंडरग्राउंड इसका एरिया है, ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। परिमाण, अब मान लेते हैं परिमाण कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हम इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और इस वाले की भुजाई जो है ये हम 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, एंड ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ओके, इतना आपको समझ में आया? ये हो गया परिमाण हो गया। ठीक है, परिमाण आपको समझ में आया। और दिशा क्या होता है? सिंपल दिशा हम कह सकते हैं इस एरो का जो दिशा है इधर है, और इसका दिशा इधर है, इसका दिशा क्या है? इधर है, और इसका दिशा इधर है। ठीक, हमने क्या इसमें परिमाण और दिशा दोनों इंक्लूड कर दिया। ठीक, परिमाण और दिशा दोनों इंक्लूड कर दिया। समझ में आया क्या है कि किसी समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा हो गया, क्योंकि दिशा भी होता है, हो गया ना, और उसके क्षेत्रफल की दिशा। अब इसमें क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वह उस पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। तो अभी हम लंबवत इसमें करके क्या, उसके क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ के बाहर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आया है, हमको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, इतना आपको तो समझ में आया कि परिमाण के साथ साथ दिशा होगी। इसको आप थोड़ा टाइम देकर आप सीख लीजिए, तभी आपको गॉस की परिमेय समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए। तो क्या है? उसके क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा किसी भी समतलीय पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है, एरिया का जो कह सकते हैं हम दिशा होती है, एरिया का डायरेक्शन होता है, वह हमेशा क्या होता है? लंबवत की ओर होता है, लंबवत होता है, विलंबवत होता है। ये 6 सेंटीमीटर अभी के लिए मिटाल देते हैं, मान लीजिए हमने नीचे लिख दिया तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये लंबवत हो जाएगा। ये क्या है? एरिया वेक्टर। ये क्या है? एरिया यानी ए, और ये वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर यानी कि सदिश। इसे हम डिनोट करते हैं कि ये कोई भी जो कह सकते हैं कोई भी राशि है वो सदिश है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? क्या है? अभिलंबवत होता है। बस काम खत्म हो गया, इतना ही आपको समझना है कि क्षेत्रफल की दिशा अभिलंबवत होती है। और इतना आपको समय उसके क्षेत्रफल, इतना आपको समय फिर से देख लीजिए, किसी समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में पाए परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, इसमें केवल इतना कहा गया है। उसके क्षेत्रफल की दिशा, ये क्या हो? तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। उसके क्षेत्रफल की दिशा
पृष्ठ के बाहर, ये देखिए क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है, पृष्ठ के बाहर है, क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है, पृष्ठ के बाहर है, उसके पृष्ठ के बाहर खींचे गए अभिलंब, और ये क्या अभिलंब भी है, अभिलंब की दिशा होती है। यानी सिंपली क्या कहना चाहता है ये, अब ये कहना ये चाहता है कि जो अभिलंब आप बाहर की ओर क्षेत्रफल खींचते हैं यही आपका क्या होता है, जो आप ये क्षेत्रफल खींचते बाहर की ओर यही अभिलंब होता है। ठीक, क्या होता है, यही अभिलंब होता है। फिर से देख लीजिए एक बार, क्या करना है आपको कि सिंपली एक जो कह सकते हैं इसमें एक अभिलंब खींच देना, अभिलंब यानी जो इसका ये क्षेत्रफल ये बाहर की ओर होगा, क्षेत्रफल एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा, तो यही आपका अभिलंब हो जाएगा। बस यही आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर का कहना है। इतनी सी बात है, समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और रिवर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ जाते हैं तो सिंपली इसके बाद में आपका क्या टॉपिक आ जाता है, इसके बाद में अगर टॉपिक आपका आ जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे समतल कोण पढ़ेंगे, फिर आपका हम घन कोण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आपका कहीं आने वाला है वैद्युत फ्लक्स, और फिर इसके बाद में गॉस प्रमेय। ठीक, जो आपका मेन है, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ आप लोग जान के रखिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट मत ही कीजिए। अगर आप मतलब लेट गए हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बट अगर पढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर कहीं दिन में अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ में अगर आप करते चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ समझ में आती है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मतलब ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं भी क्लास अगर कोई भी अटेंड करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं साथ में कॉपी पेन्स और नोट्स के साथ में मैं करता हूँ। और आप भी, मेरा सजेशन ये है कि आप भी कीजिए, जिससे क्या होता है, इसमें जो टीचर उस टाइम पे पढ़ाता है उसका नोट्स भी बनता चलता है, माइंड नोट्स बनता है। नो नोट्स ओनली, कॉपी में नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है। कॉपी में आप लिख के रख लें, लाखों अगर मतलब लिख के रख लेते हैं, अगर आपके माइंड में ज्ञान नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं है, तो क्या माइंड नोट्स बना के ट्राई कीजिए हमेशा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्या है, एरिया वेक्टर आपका जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, समतल कोण पढ़ेंगे, समतल कोण पढ़ेंगे, फ्लैट एंगल। ठीक है, समतल कोण हम पढ़ेंगे। चलिए हम हेडिंग कर लेते हैं, हेडिंग आप भी कर लीजिए, समतल कोण, समतल कोण, ये क्या होता है, फ्लैट एंगल। और ये क्या होता है, हमेशा 2D वस्तु में बनता है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय वस्तुओं में हमेशा बनता है, द्विविमीय वस्तु। चलिए आप बताइए, वृत्त क्या है आपका, वृत्त और गोला में आपको अंतर पता है कि नहीं पता है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि वृत्त और गोला एक ही तो नहीं है। नहीं, वृत्त और गोला जो होता है आपका अलग अलग होता है। जो आपका गोला होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय, और जो आपका वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय नहीं होता है, 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय होता है। मतलब कि जो वृत्त होता है इसमें केवल क्षेत्रफल पाया जाता है, 2 डायमेंशनल में केवल क्षेत्रफल होता है, केवल एरिया होता है। और जो आपका 3 डायमेंशनल होता है, जो आपका गोला होता है, उसमें आयतन भी होता है, क्षेत्रफल के साथ आयतन भी होता है। यही आपका रीज़न है। और बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, तो हमने आपको जो है बता दिया। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की रचना करेंगे। वृत्त की इतना सटीक वृत्त बन नहीं पाएगा, बट आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बना लेना है। चलिए, वृत्त के जैसा तो है, मतलब लग रहा है, कुछ कह सकते हैं इसे हम वृत्त। तो सिंपली क्या करना है, इसे आप वृत्त मान लीजिए, ये एक वृत्त हो गया। चलिए हम लिख देते हैं, ये क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त हो गया। और सिंपली क्या करना है आपको, अब ये वृत्त है तो इस पर एक केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र है। अब क्या करना है आपको, इस पर एक चाप लगाना है। चाप लगाना मतलब समझ सकते हैं, ये एक चाप ले लेते हैं हम, ये एक चाप ले लेते हैं। ठीक, ये इतना क्या होगा, एक चाप होगा, इस पर थोड़ा मोटा रेखा कर दें, चाप हो गया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इतना आपको देख रहे, इतना एरिया हमने लिया है। और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी कितनी मान लेते हैं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। कितनी मान ली हमने, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, आर मान ली। और इसके मध्य कुछ कोण बन रहा है, देखिए ये एक चाप हो गया, इतना ये चाप है, और इसकी दूरी कितनी है, आर है। अब देखिए कुछ कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोण हम क्या देंगे, कोण को नाम देंगे थीटा। कोण के क्या हम नाम दे देंगे, कोण को हम थीटा नाम दे देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक वृत्त की रचना करेंगे और उस पर हम कोण दे देंगे, थीटा देंगे, और यहाँ से एक मतलब चाप लगा देंगे, और इसको चाप का नाम क्या दे देंगे, एस नाम दे देंगे। ये थोड़ी दूरी है ना, दूरी को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए, फिर डी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, बट आप अगर ऐसे डिनोट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, क्योंकि इसमें फाइंड क्या करना है, हमको थीटा फाइंड करना है। पता है ना आपको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के क्या आपने पढ़ा है कि एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर आपको पता है ना, कोण बराबर क्या होता है, बताइए, कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप और बटे क्या होता है, त्रिज्या, चाप बटे
त्रिज्या, लिख लीजिए आप इसे, चाप बटे त्रिज्या, इसी फार्मूले से लगाएंगे। तो कोण कितना है इसमें, थीटा कोण बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। चाप कितना है, चाप हमने कितना होता है, एस बताया है, तो चाप कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सॉरी, चाप हो गया आपका एस हो गया। और कह सकते हैं इसका, कह सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है। तो इसका कोण कितना हमें प्राप्त हो गया, इसका कोण हमें प्राप्त हो गया है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये हो गया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब क्या है, सिंपली ये छोटे के कारण यानी अल्प है, ये अल्प के कारण हमें पूरे पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पूरे पे ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, एक अल्प पे ज्ञात कर लेंगे। तो कहेंगे, हम कहेंगे कि अल्प, सॉरी अल्प नहीं लिखेंगे, अल्पांश कोण बोल सकते हैं, अल्पांश, अल्पांश कोण, कोण, या फिर आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कि अल्पचाप के कारण वृत्त पर बना कोण। क्या लिखना है, अल्पचाप के कारण वृत्त पर बना कोण। क्या कितना हो जाएगा, अल्पांश कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा और ये हो जाएगा डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस और अपान में डी आर। इतना आपको समझ में आया, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सॉरी ये नीचे डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, डी आर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, बाई मिस्टेक लग गया था। और फिर क्या करना है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका अवकलन वैल्यू कह सकते हैं, अवकलन यानी सूक्ष्म वैल्यू, ये आपका इतना आ जाता है। इसे आप घेर लीजिए, ठीक है, इतना आप इसे घेर लीजिए। ठीक है, अब क्या है, हमको छोटे यानी इस भाग के कारण पता चल गया है, कितने के कारण पता चला, हमको इतने के कारण यानी डी एस के कारण पता है। और हमको क्या करना है कि हमको पूरे वृत्त पर चाहिए ना भाई, इतने से काम हमारा चलने वाला नहीं है, हमको क्या चाहिए, हमको पूरे वृत्त पर चाहिए। तो पूरे वृत्त पर हमको क्या करनी चाहिए, देखिए अल्पांश हमें पता होता है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रल कर देते हैं, यानी उसका हम समाकलन कर देते हैं। किसी भी छोटी, अगर कोई भी हमें छोटा चीज़ पता है, कोई भी छोटी सदिश राशि हमको पता है, तो अगर हमें पूरा चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सिंपली उसका हम इंटीग्रल यानी समाकलन कर देते हैं। तो ये अवकलन में है, तो इसका हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे, हम लिख देंगे कि संपूर्ण वृत्त पर बना कोण, क्या करेंगे, लिख लीजिए, आप भी लिखिए, संपूर्ण, सॉरी संपूर्ण वृत्त पर आंतरित कोण या बना कोण, आंतरित कोण। तो संपूर्ण वृत्त पर आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, संपूर्ण वृत्त पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो समाकलन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी एस और अपान में आर। इतना समझ में आया, हमने क्या कर दिया, सिंपली इसका समाकलन कर दिया। चलिए देखते हैं, अब हम ऊपर की साइड थोड़ा देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉरी इरेज नहीं कीजिए, आप इरेज मत ही कीजिए। ठीक है, क्या है, अब ये डी थीटा है, तो ये डी जो है, ये समाकलन जो है, ये वाला वैल्यू इसे हटा देगा। आई होप कि आप लोगों को इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन आता हो, अगर नहीं आता है तो हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे इसकी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली बस आप इतना जान लीजिए कि इससे समाकलन से ये वाली वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हम निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, इसका तो होगा काम। और देखिए ये क्या है, ये कह सकते हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपान आर। और जो समाकलन हो जाएगा आपका वो एस का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, एस का हो जाएगा। ठीक है, और एस क्या है, ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि हो, ये एस क्या है, ये पूरे करेंगे तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। और वृत्त की परिधि आपको पता है, वृत्त की परिधि आपको कितना पता है ना, आपको तो सभी लोगों को पता होगा भाई, इतना तो आपको आना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है, लिख दें यहाँ पर हम, वृत्त की परिधि, वृत्त की ये परिधि हो जाएगा। ठीक, वृत्त के परिधि, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान आर इंटू में वृत्त के परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, पता है ना आपको, वृत्त के परिधि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। ठीक, क्या आप देखिए सिम्टम क्या हो जाएगा इसमें, ये आर से और ये वाला आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू टोटली हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कितना, 2 पाई हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो टोटल आपका कोण होगा, समकोण पर क्या कह सकते हैं, समतल कोण हो, जो आपका फ्लैट एंगल जो होता है, टोटल बना कोण कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई होता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए हम पढ़ेंगे अब जो आपका है, हम पढ़ेंगे आपका घन कोण, हम पढ़ने वाले हैं, घन कोण हम पढ़ेंगे। चलिए इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बैक कीजिए और अगेन देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं घन कोण क्या होता है। घन कोण जैसे कि हमने आपको बताया, ये क्या होता है, ये 3D में होता है। ये क्या होता है, हम यहाँ पर हेडिंग कर लेंगे, तो हम थोड़ा साइड में दें, डिस्टर्ब कर रहा है।
क्या कर देंगे कि इसका जो है आयतन होता है, और उसमें क्या था, आयतन नहीं होता था। लिख लीजिएगा आप, उसमें आयतन नहीं होता है, उसका केवल क्षेत्रफल होता है। और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें आयतन होता है। क्या लिख दीजिए, आयतन, आयतन, आयतन होता है। बहुत सारे लोग इसी परिभाषा पूछ लेते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी समतल कोण पढ़ाया है, उसमें हमने डायरेक्ट परिभाषा नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या द्वारा, कह सकते हैं चाप द्वारा आंतरित कोण जो होता है वह समतल कोण होता है। ठीक, लिख लीजिए। और उसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, हम भूल गए, उसका मात्रक रेडियन होता है। और आप लोग पता है 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, तो जो रेडियन है एक पूरक मात्रक है। ठीक है, रेडियन एक पूरक मात्रक है। आपको पता है इसका क्या होता है, इसका आयतन होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले गोला बना लेंगे, गोला हम बना लेते हैं। ठीक, चलिए गोले जैसा कुछ लग तो रहा है। ठीक, आप लोग समझने का ट्राई कीजिएगा, कुछ गोले जैसा लग रहा है। ठीक है, अब क्या है, इस पर भी एक कोण बनेगा, कोण इस पर भी बनेगा। ठीक है, क्या है कि अब यहाँ से हम एक ले लेंगे त्रिज्या, ये आर हो गया, और यहाँ से हम एक ले लेंगे, इस पर ही वही संक्रिया अपनाएंगे, और यहाँ पर एक हम चाप ले लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाप केवल नहीं लेंगे, चाप होगा, और यहाँ पर हम एक क्षेत्रफल लेंगे। क्या करना है कि इस पर एक हमें क्षेत्रफल इंगित करना है, तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लेंगे। ये हम मान लेते हैं इतना हमने क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है, इतना हमने क्या ले लिया, इतना हमने एक क्षेत्रफल कह सकते हैं ले लिया, और एक यहाँ से हमने इतना ले लिया। इस शंक्वाकार टाइप का दिख रहा है थोड़ा सा। तो इस पर जो कोण आंतरित होगा, जब इस पर कोण आंतरिक होगा, इसे हम ओमेगा बोलेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये जो कोण होगा, ये कह सकते हैं हम, ये घन कोण है। घन कोण को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये हम लिख देंगे ओमेगा। ठीक है, और इसकी जो दूरी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। ठीक, त्रिज्या आर हो जाएगी। और इसके बाद में सिंपली हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो हम यहाँ से एक सदिश निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सदिश अगर निकालना चाहते हैं, यहाँ से एक सदिश निकाल सकते हैं। तो सदिश हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल सदिश किससे डिनोट करते हैं, अभी हमने आपको बताया, ए से डिनोट करते हैं, और ये से भी आप डी लिख लीजिए। ठीक, डी हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने अल्प के लिए निकालना है, हमें अल्प के लिए निकालेंगे, फिर संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण निकालने के लिए हम समाकलन कर देंगे, हमारा निकल आएगा। इतना आपको समझ में आया। और ये जो कोण बन रहा है, इसे हम घन कोण कहेंगे, आप लिख लीजिए, इसे बाहर निकाल के एरो, फिर आप घन, ठीक है, घन कोण, घन कोण बराबर त्रिज्या स्क्वायर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, घनकोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, और बटे में क्या होता है, त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या यानी आर स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। ये होता है आपका घनकोण का फार्मूला। घनकोण का ये फार्मूला हो जाएगा, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और हमको याद क्या करना है, डी ओमेगा याद करना है। डायरेक्टली थोड़ा करते हैं, डी ओमेगा हमको निकालना है। क्षेत्रफल कितना है हमारा, डी ए है, क्षेत्रफल कितना है हमारा, डी ए है। चलिए ये डी ए हो जाएगा, और हमको क्या है, हमारा त्रिज्या कितना है, आर कितना है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना है, आर स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा कह सकते हैं जो घनकोण हमें प्राप्त होता है वो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है हमारा अल्प क्षेत्रफल, ये कह सकते हैं अल्प घनकोण है, अल्प घनकोण या अल्प ठोस कोण है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ पर देखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ पर देखने के लिए हम क्या कर देंगे, पूरे का कर देंगे समाकलन। ठीक है, लिख देते हैं हम गोले, गोले के संपूर्ण, संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग पर घनकोण, घनकोण ही तो है ना भाई, घनकोण है। चलिए घनकोण हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भी हम कर देंगे समाकलन। चलिए हम इसका समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी ए और ये अपान में आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी ए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, और इस समाकलन ऑफ कितने का हो जाएगा, डी इंटू ए का हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, समाकलन ऑफ कितने का हो जाएगा, डी इंटू ए का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ए है आपका गोला जो है, ये कह सकते हैं जो ए है आपका, इसमें कुछ क्षेत्रफल है, ये इतना क्षेत्रफल यानी गोले का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। गोले का क्या लगना है, क्षेत्रफल लगना है। ठीक, गोले का क्षेत्रफल लगना है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का क्षेत्रफल आपको अपने अपने लिखना है, तो लिख लीजिए आप, क्या लिखना है आपका कि जो ये डी ए है, पहले हम लिख लीजिए इतना, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान
आर स्क्वायर, और ये इसका समाकलन हम लिख सकते हैं केवल ए हो जाएगा, और ए जहाँ पे लिख सकते हैं ए जो है ये लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, सॉरी ए हटा के हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कह सकते हैं। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/r² इंटू में 4πr², कितना 4πr², कितना 4πr², ये r² से ये r² डेड खत्म, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 4π, ओमेगा इज इक्वल टू कितना निकल के आया आपका 4π, ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है आपका 4π आया, और यही हो गया आपका, ये इसका डेराइवेशन आप इसे नोट कर लिए, डेराइवेशन कह सकते हैं, छोटा सा सिम्टम कह सकते हैं, ठीक है। तो घन कोण और समतल कोण आपको आई होप कि समझ में आया होगा। परिभाषा आप यहीं से बना सकते हैं कि किसी गोले के कोण पर, सॉरी किसी गोले पर कोई एकांक क्षेत्रफल लेने पर उस पर जो आंतरिक कोण होता है उसे हम घन कोण कहते हैं, ये सिंपल परिभाषा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे आपको, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे वरना आप भी बोर होने लगते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और आपको इतनी इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इतना टॉपिक आपका जो क्लियर होने के बाद में जो आपका टॉपिक आता है अगला टॉपिक आपका आ जाता है वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोगों को पता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? चलिए नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स आपको नाम से ही लग रहा होगा, फ्लक्स यानी कि कोई रेखा टाइप की है जो कि बहुत ज़्यादा है, इकट्ठी है, फ्लक्स। आपने फ्लक्स पढ़ा होगा, फ्लक्स आपने, ध्वनि का एक फ्लक्स होता है, ध्वनि में एक फ्लक्स होता है, ध्वनि में यानी कि जब ध्वनि की तरंगिकाएँ निकलती हैं एक साथ उन्हें हम ध्वनि फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, कुछ फ्लक्स यानी कुछ सारी रेखाओं को मिलाकर ये फ्लक्स बनने वाला है। तो ये हम परिभाषा डायरेक्ट हम लिख के दे रहे हैं, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत, कैसे लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या की माप, क्या है, संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट फाई सफिक्स ई से क्या लिख देना है, इसे फाई, ये क्या है, फाई है, फाई सफिक्स ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। तो फाई सफिक्स ई, चलिए हम देख लेते हैं फाई सफिक्स ई। अब देख लीजिए इसका कुछ डिराइव है, तो देख लीजिए फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है। तो फाई सफिक्स ई जो बराबर होता है, ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू वेक्टर ई इंटू में वेक्टर ए, वेक्टर ई इंटू में क्या होता है, वेक्टर ए होता है, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। वेक्टर ई इंटू में वेक्टर ए। अब यहाँ से अगर हम जानना चाहें तो इसका मात्रक निकाल सकते हैं सिंपली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? चलिए इसका भी हम निकाल को आपको दिखाई दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट होता है। अब देखिए एफ का क्या यानी कि ये न्यूटन हो जाएगा भाई, एन न्यूटन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी ये कूलाम हो जाएगा। तो क्या न्यूटन प्रति कूलाम हो गया आपकी तीव्रता का। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे निकाले ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा न्यूटन और ये प्रति कूलाम, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक सिंपली क्या निकल आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका जो है मात्रक निकल आता है हमारा। ठीक है, ये क्या है, मात्रक, मात्रक। ठीक है, इतना आपको आई होप कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये राशि कैसी है, राशि के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होगी तो क्या होगी, ये अदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी। चलिए, तो ये आपका लास्ट था। चलिए आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं क्या है सिंपली, कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी काल्पनिक पृष्ठ ले सकते हैं, कोई भी काल्पनिक पृष्ठ। जैसा कि हमने आपको प्रथम अभी जब हम आपको एरिया वेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया था, तो उसे काल्पनिक पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत, लंबवत जैसा कि हमने अभी अभिलंब निकाला था, अभी तुरंत बैक अभी स्टार्टिंग पॉइंट में हमने एरिया वेक्टर में निकाला, जैसे कि लंबवत था ना, उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या था, लंबवत था। तो लंबवत गुजरने वाली, जो लंबवत गुजरने वाली बल रेखा होती हैं, बल रेखा की संख्या जो होती है उनकी माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और 2-3 बार इसे आप पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है। अगली वीडियो में हम आपको यह अच्छे से क्लियर कराएंगे और आपको जो है गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।